हेलो बच्चों। इस सीरीज़ में हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के जो इम्पोर्टेंट थ्योरेटिकल टॉपिक्स हैं उसे डिस्कस कर रहे हैं। तो ये अपने पास सबसे पहले कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ये प्रोड्यूस कैसे होंगे, मतलब सोर्स क्या है ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का सोर्स क्या होता है, डायरेक्टली याद रखोगे, एक्सेलरेटेड चार्जेस और ऑस्किलेटिंग चार्जेस। एक्सेलरेटेड या फिर ऑस्किलेटरी चार्ज जो होते हैं, यही चार्ज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को प्रोड्यूस करते हैं। ये चार्ज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को प्रोड्यूस करेंगे। अब होता क्या है कि जो एक्सेलरेटिंग चार्ज है वो ऑस्किलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड को प्रोड्यूस करेगा, और ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस करेगा। जो एक्सेलरेटिंग चार्ज है उसने प्रोड्यूस किया ऑस्किलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड को, और इस फील्ड ने मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस किया है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोड्यूस होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे को प्रोड्यूस कर रहे हैं, जनरेट कर रहे हैं। इसका मतलब क्या है कि ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को ऑस्किलेटिंग चार्ज प्रोड्यूस करता है। और ये कैसे पता चलता है अपने को, तो ये मैक्सवेल्स थ्योरी के अकॉर्डिंग हमें पता चलता है। ये अपने पास मैक्सवेल्स थ्योरी के अकॉर्डिंग पता चलता है। यहाँ लिखा हुआ है इंपॉर्टेंट रिजल्ट ऑफ मैक्सवेल्स थ्योरी। तो ये याद रख सकते हो। डायरेक्टली अपने को याद क्या रखना है, तो ये याद रखोगे कि एक्सेलरेटिंग चार्ज या ऑस्किलेटरी चार्जेस जो हैं यही सोर्स हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को ये चार्जेस प्रोड्यूस करते हैं। और अगर रीज़न पूछा जाए तो ये बता सकते हो कि ऑस्किलेटिंग इलेक्ट्रिक चार्ज ने मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस किया, और मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड को या एक दूसरे को ये प्रोड्यूस कर रहे हैं, जिसकी वजह से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोड्यूस हो रहा है। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव डिफाइंड कैसे है, डिफाइंड कैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एक वेव होता है जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, परपेंडिकुलर होंगे एक दूसरे के, और ये दोनों परपेंडिकुलर होते हैं डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन के। मतलब जिस डायरेक्शन में वेव ट्रैवल कर रहा है उस डायरेक्शन के परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड होते हैं। तो डायरेक्टली याद रख सकते हो कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड एंड दिस टू आर परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन। इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर है मैग्नेटिक फील्ड के, और ये दोनों परपेंडिकुलर हैं डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन के। ये प्रोपेगेशन वेक्टर है के वेक्टर। तो इस तरह से डायरेक्टली याद रख सकते हो। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या है, तो एक ऐसा वेव जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे, और ये दोनों परपेंडिकुलर होते हैं डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन के। प्रोपेगेशन के डायरेक्शन कैसे निकालोगे, तो के वेक्टर याद रखोगे। ये जो के वेक्टर है ये अपने पास ई क्रॉस बी वेक्टर के इक्वल मिलता है। ये अपने पास ई क्रॉस बी होता है, के वेक्टर ई क्रॉस बी होता है। तो यहाँ से डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन या फिर ई की डायरेक्शन क्या होगी, बी की डायरेक्शन क्या होगी, ये कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ से ये कुछ रिजल्ट्स हैं, इनको डायरेक्टली याद कर लो कि के 2π/λ होता है, के वेव नंबर है, वेव नंबर 2π/λ है। ओमेगा और के का रेशियो निकालोगे तो ओमेगा और के का रेशियो स्पीड ऑफ लाइट के इक्वल मिलेगा। ओमेगा और के का रेशियो स्पीड ऑफ लाइट के इक्वल मिलेगा। स्पीड ऑफ वेव होगा, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव अगर वैक्यूम में ट्रैवल कर रहा है तो स्पीड ऑफ लाइट के इक्वल ही ये वैल्यू मिलती है। सी 1/√μ0 होता है। सी अपने पास स्पीड ऑफ लाइट है इन वैक्यूम, तो ये 1/√μ0 के इक्वल होता है।
ई नॉट इक्वल सी बी नॉट है, ई नॉट इक्वल सी बी नॉट है। ई नॉट क्या है? तो एम्पलीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। बी नॉट क्या है? तो मैग्नेटिक फील्ड का एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो ई नॉट सी बी नॉट के इक्वल है। अब अगर बी नॉट को लेफ्ट साइड लाते हो तो ई नॉट अपॉन में बी नॉट, ये सी के इक्वल मिलेगा। मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड, इसकी यूनिट का रेशियो निकालो या डायमेंशन का रेशियो निकालो तो वो स्पीड की यूनिट और डायमेंशन के इक्वल मिलेगा। तो यहाँ से रिलेशन डायरेक्टली याद रख सकते हो कि यूनिट और डायमेंशन स्पीड ऑफ लाइट के इक्वल होते हैं। तो यहाँ लिखा हुआ है ई अपॉन बी हैज़ यूनिट एंड डायमेंशन ऑफ सी, सी इज स्पीड। तो स्पीड की यूनिट और डायमेंशन के इक्वल मिलने वाला है। नेक्स्ट है नेचर एंड प्रॉपर्टीज, नेचर एंड प्रॉपर्टीज ऑफ ईएम वेव। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के नेचर और प्रॉपर्टीज क्या हैं? तो वैक्यूम में सभी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव स्पीड ऑफ लाइट से ट्रैवल करते हैं। ऑल ईएम वेव्स ट्रैवल्स विद स्पीड सी इन वैक्यूम। जितने भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हैं, सारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव वैक्यूम में स्पीड ऑफ लाइट से ट्रैवल करेंगे। नेक्स्ट है कि डिफरेंट मटेरियल में जब ये ईएम वेव ट्रैवल करेंगे तो इनकी स्पीड डिक्रीज होती है। हमें पता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है म्यू, ये सी अपॉन वी है। वी की वैल्यू निकालोगे तो सी अपॉन म्यू मिलेगा। म्यू हमेशा ग्रेटर देन 1 होता है। जब म्यू की वैल्यू 1 से बड़ी है तो वी सी से छोटा मिलेगा। मतलब स्पीड जो है वो डिक्रीज हो रहा है, स्पीड अपना डिक्रीज हो रहा है जब लाइट ईएम वेव किसी मीडियम में ट्रैवल कर रहा है। तो यहाँ लिखा हुआ है इन डिफरेंट मटेरियल मीडियम दे मूव विद डिफरेंट स्पीड। डिफरेंट स्पीड से डिफरेंट मीडियम में मूव करते हैं और स्पीड डिक्रीज होता है जब ये मीडियम में ट्रैवल करेंगे। म्यू इक्वल सी अपॉन वी, तो वी सी अपॉन म्यू आ गया। सी 1 अपॉन रूट अंडर म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट होता है, अभी हमने देखा था। तो मीडियम में स्पीड वी 1 अपॉन रूट अंडर म्यू एप्सिलॉन के इक्वल हो जाएगा। वी क्या हो जाएगा? तो 1 अपॉन अंडर रूट म्यू एप्सिलॉन। ये अपने पास परमेबिलिटी है मीडियम में और ये परमिटिविटी है मीडियम में। इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं और ये डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन के भी परपेंडिकुलर होते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे और ये दोनों फील्ड डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन के भी परपेंडिकुलर होते हैं। ऑर्डिनरी वेव की तरह ये भी एनर्जी और मोमेंटम को कैरी करेंगे। ईएम वेव कैरी एनर्जी एंड मोमेंटम लाइक अदर वेव्स। तो जितने वेव्स हैं वो एनर्जी और मोमेंटम को कैरी करते हैं। एनर्जी डेंसिटी इलेक्ट्रिक फील्ड में देखोगे तो 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई नॉट के स्क्वायर के इक्वल होता है। एनर्जी डेंसिटी इन इलेक्ट्रिक फील्ड और एनर्जी डेंसिटी इन मैग्नेटिक फील्ड, एनर्जी डेंसिटी इलेक्ट्रिक फील्ड में और मैग्नेटिक फील्ड में इक्वल होता है। और ये प्रूफ करने को भी आता है कि एनर्जी डेंसिटी इलेक्ट्रिक फील्ड का इक्वल है एनर्जी डेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इन ईएम वेव। कैसे प्रूफ करेंगे? तो प्रूफ सिंपल सा है, यहाँ एक बार देख लेते हैं प्रूफ कैसे करना है। तो हमें पता है ई नॉट इक्वल सी बी नॉट है, ई नॉट इक्वल सी बी नॉट है और सी 1 अपॉन अंडर रूट म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट के इक्वल है। अब इनमें से किसी एक की वैल्यू लिख लेते हैं। जैसे हमने एनर्जी डेंसिटी लिखा इलेक्ट्रिक फील्ड में, एनर्जी डेंसिटी इन इलेक्ट्रिक फील्ड, तो ये 1/2 एप्सिलॉन नॉट
ई नॉट स्क्वायर है। ई नॉट की वैल्यू यहाँ पुट कर लेते हैं, तो एनर्जी डेंसिटी इन इलेक्ट्रिक फील्ड 1/2, सी की वैल्यू 1 ये एप्सिलॉन नॉट लिखते हैं पहले, एप्सिलॉन नॉट, और ई नॉट स्क्वायर करेंगे तो ये सी स्क्वायर हो जाएगा और ये बी नॉट का स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ सी की वैल्यू पुट करते हैं और उसका स्क्वायर करते हैं, तो एनर्जी डेंसिटी आ गया 1/2 एप्सिलॉन नॉट, सी का स्क्वायर करेंगे, इसका स्क्वायर करोगे तो रूट कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1/μ0 एप्सिलॉन नॉट और बी नॉट का स्क्वायर। एप्सिलॉन नॉट से एप्सिलॉन नॉट कट गया, तो एनर्जी डेंसिटी मिल गया अपने पास बी नॉट का स्क्वायर अपॉन 2μ0। तो ये एनर्जी डेंसिटी इलेक्ट्रिक फील्ड का ये अपने पास इक्वल आ रहा है एनर्जी डेंसिटी इन मैग्नेटिक फील्ड। तो इस तरह से इसको प्रूफ कर सकते हो। प्रूफ कैसे किया है, तो ई नॉट इक्वल सी बी नॉट होता है, ई नॉट इक्वल सी बी नॉट होता है, और सी 1/√अंडर μ0 एप्सिलॉन नॉट के इक्वल है। अब मैंने एनर्जी डेंसिटी लिखा इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो एनर्जी डेंसिटी इलेक्ट्रिक फील्ड का 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई नॉट का स्क्वायर है। ई नॉट की वैल्यू को यहाँ पर पुट कर दिया, सी बी नॉट के इक्वल होता है, तो ये सी स्क्वायर बी नॉट का स्क्वायर हो गया। सी का स्क्वायर करेंगे, इस सी का स्क्वायर करोगे तो ये 1/μ0 एप्सिलॉन नॉट से एप्सिलॉन नॉट कट गया, तो एनर्जी डेंसिटी इलेक्ट्रिक फील्ड का बी नॉट स्क्वायर अपॉन 2μ0 के इक्वल आ रहा है, और ये एनर्जी डेंसिटी है मैग्नेटिक फील्ड के अंदर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की एनर्जी डेंसिटी मैग्नेटिक फील्ड की एनर्जी डेंसिटी के इक्वल होता है, ये अपने को इस तरह से प्रूफ करना है। टोटल एनर्जी डेंसिटी निकाल सकते हो, एनर्जी डेंसिटी इन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एनर्जी डेंसिटी इन मैग्नेटिक फील्ड। अब ये दोनों इक्वल हैं, तो 2 टाइम कर लो किसी का भी, 2 टाइम कर लोगे। जैसे एनर्जी डेंसिटी इन इलेक्ट्रिक फील्ड ये वैल्यू है, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लोगे तो ये कट जाएगा, 2 से ये 2 कट गया, तो एप्सिलॉन नॉट ई नॉट स्क्वायर आ रहा है, ये अपना फाइनल रिजल्ट आ रहा है। या फिर मैग्नेटिक फील्ड के अंदर निकालोगे तो ये अपने पास 2 से मल्टीप्लाई करने पर ये 2 कट जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बी नॉट स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन नॉट मिल रहा है। तो ये अपने पास एनर्जी टोटल एनर्जी डेंसिटी आ गया। नेक्स्ट है कि ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती हैं ये जनरेट होती हैं या प्रोड्यूस होती हैं बाय एक्सेलरेटिंग चार्ज। ये हमने स्टार्टिंग में देखा था कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एक्सेलरेटिंग चार्जेस से प्रोड्यूस होती हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रेशर एग्जर्ट करती हैं, इसे रेडिएशन प्रेशर कहा जाता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रेशर एग्जर्ट करती हैं और इसी को हम लोग रेडिएशन प्रेशर बोलेंगे। अगर टोटल एनर्जी U है जो ट्रांसफ़र हो रहा है इन टाइम t में, टोटल एनर्जी U ट्रांसफ़र हो रहा है इन टाइम t, तो मोमेंटम लिखोगे तो मोमेंटम हो जाएगा अपने पास U अपॉन में c अपने पास स्पीड ऑफ लाइट है। मोमेंटम क्या हो जाएगा, P इक्वल U अपॉन c। U एनर्जी है, c स्पीड ऑफ लाइट है। नेचर में हमने क्या देखा है, नेचर में हमने क्या देखा कि सारे के सारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ट्रैवल करते हैं स्पीड ऑफ लाइट से इन वैक्यूम। जैसे ये मीडियम में जाएंगे इनकी स्पीड चेंज होगी और डिक्रीज होती है मीडियम में। इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं और ये दोनों डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन के भी परपेंडिकुलर होते हैं इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एनर्जी और मोमेंटम कैरी करते हैं लाइक द अदर वेव्स। फिर एनर्जी डेंसिटी इलेक्ट्रिक फील्ड का 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई नॉट स्क्वायर के इक्वल होता है। एनर्जी डेंसिटी इन मैग्नेटिक फील्ड 1/2 पी नॉट स्क्वायर अपॉन म्यू नॉट के इक्वल होता है।
और फिर हमने प्रूव किया था कि एनर्जी डेंसिटी इन इलेक्ट्रिक फील्ड एनर्जी डेंसिटी इन मैग्नेटिक फील्ड के इक्वल है। और टोटल सम निकाला, टोटल सम क्या आ गया, तो 2 टाइम मल्टीप्लाई करने पर एप्सिलॉन नॉट ई नॉट स्क्वायर या फिर बी नॉट स्क्वायर अपॉन म्यू नॉट। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जनरेट होते हैं, प्रोड्यूस होते हैं बाय द एक्सेलरेटिंग चार्जेस। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रेशर एग्जर्ट करते हैं, जिसे रेडिएशन प्रेशर बोला जाता है। अगर टाइम t में एनर्जी u ट्रांसफ़र हो रहा है तो मोमेंटम u बाई सी होगा। अब अपने पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में क्या याद रखना है, तो ये सीरीज़ याद रखनी है। सीरीज़ कैसे याद रखोगे, तो सिंपल सा तरीका है कि फर्स्ट लेटर याद कर लो, आर एम आई वी यू एक्स वाई, आर एम आई वी यू एक्स वाई, आर एम आई वी यू एक्स वाई, इस तरह से याद कर लो। आर रेडियो वेव, फिर माइक्रोवेव, इंफ्रारेड, विजिबल, अल्ट्रावायलेट, एक्स रेज, गामा रेज। तो आर एम आई वी यू एक्स वाई इस तरह से याद रखना है। रेडियो वेव, माइक्रोवेव, इंफ्रारेड, विजिबल रेज, अल्ट्रावायलेट, एक्स रेज एंड गामा रेज। तो इस तरह से याद रखोगे। अब यहाँ वेवलेंथ का ऑर्डर दिया हुआ है कि सबसे ज़्यादा वेवलेंथ रेडियो वेव का होता है और सबसे कम गामा रेज का वेवलेंथ होता है। इसी ऑर्डर में अपने को ये याद हो जाएगा। तो रेडियो वेव जिसका वेवलेंथ सबसे ज़्यादा है और गामा रेज का वेवलेंथ सबसे कम है। फ्रीक्वेंसी पूछा जाए तो फ्रीक्वेंसी इसका जस्ट अपोजिट हो जाएगा। जिसका वेवलेंथ सबसे ज़्यादा उसका फ्रीक्वेंसी सबसे कम, जिसका वेवलेंथ सबसे कम है उसका फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा हो जाएगा। विजिबल के अंदर 7 रंग आते हैं, 7 कलर्स आते हैं, जिसे हम लोग विबग्योर बोलते हैं। विबग्योर में रिवर्स ऑर्डर में जाने पर वेवलेंथ डिक्रीज होती है। विबग्योर में रिवर्स ऑर्डर में जाने पर वेवलेंथ इंक्रीज होती है। तो रेड की वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होगी और वायलेट की वेवलेंथ सबसे कम होगी। रेड की वेवलेंथ सबसे ज़्यादा और वायलेट की वेवलेंथ सबसे कम। सेम फ्रीक्वेंसी का ऑर्डर देखोगे तो जिसका वेवलेंथ सबसे ज़्यादा है उसका फ्रीक्वेंसी सबसे कम होगा। तो रेड का फ्रीक्वेंसी सबसे कम है और वायलेट का फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा है। यूजेस तो सिंपल से यही है कि यूज़ याद कर लो। हर एक ईएम वेव के 2 यूज़ याद कर लो विद वेवलेंथ रेंज। तो रेडियो वेव है, रेडियो वेव इसका यूज़ क्या है, तो रेडियो एंड टेलीविज़न कम्युनिकेशन सिस्टम में यूज़ होता है। रेडियो एंड टेलीविज़न कम्युनिकेशन सिस्टम में इसका यूज़ होता है। इसके अलावा जो सेलुलर फ़ोन्स होते हैं वो रेडियो वेव का यूज़ करते हैं टू ट्रांसमिट वॉइस कम्युनिकेशन इन अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी रेंज। तो इस तरह से याद रखने हैं 2 यूज़। फ्रीक्वेंसी रेंज भी याद रखनी है इनकी और किस तरह से प्रोड्यूस होते हैं। माइक्रोवेव रडार सिस्टम में यूज़ होता है इन एयरक्राफ्ट नेविगेशन। इसके अलावा फूड को हीट करने के लिए माइक्रोवेव ओवन में यूज़ होता है। प्रोड्यूस कैसे होते हैं, तो स्पेशल वैक्यूम ट्यूब्स लाइक क्लिस्ट्रॉन्स, स्पेशल वैक्यूम ट्यूब्स, क्लिस्ट्रॉन, इन सब से प्रोड्यूस होते हैं। फ्रीक्वेंसी रेंज याद रखोगे गीगाहर्ट्ज में होता है। इंफ्रारेड हॉट बॉडीज़ और मॉलिक्यूल से प्रोड्यूस होते हैं, इसे हीट वेव भी कहा जाता है। लो फ्रीक्वेंसी रेंज है, वेवलेंथ रेंज मैं प्रोवाइड कर दूंगा, वहाँ से याद करोगे। ये अर्थ की जो वार्म है उसको मेंटेन करता है और इसको यूज़ किया जाता है। इंफ्रारेड डिटेक्टर्स जो होते हैं वो यूज़ होते हैं इन अर्थ सैटेलाइट में इंफ्रारेड डिटेक्टर्स यूज़ होते हैं। और जो रिमोट होती हैं टीवी की, इन सब में इंफ्रारेड यूज़ होती हैं।
विजिबल रेज क्या है, तो विजिबल रेज ह्यूमन आई जो है वो डिटेक्ट करते हैं विजिबल रेज को। फ्रीक्वेंसी रेंज गिवन है। विजिबल लाइट एमिट होती हैं, रिफ्लेक्ट होती हैं ऑब्जेक्ट से, और फिर हम लोग उसको देख पाते हैं, मतलब ये ऑब्जेक्ट को दिखाने योग्य हमें बनाता है। और इसी के लिए हमारी आइज सेंसिटिव होती हैं, सिर्फ इस रेंज के लिए होती हैं। अल्ट्रा वायलेट रेज जो वेवलेंथ रेंज है इसका, ये याद रखोगे। प्रोड्यूस कैसे हो रही हैं, तो स्पेशल लैम्प और वेरी हॉट बॉडीज़ इन सब से प्रोड्यूस होती हैं। सन इंपॉर्टेंट सोर्स है अल्ट्रा वायलेट रेज का। आई सर्जरी में यूज़ होता है इसका। और जो वाटर हैं उनको प्योरीफाई करने में, मीन्स उनके जर्म्स को मारने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। एक्सरेज, एक्सरेज का वेवलेंथ रेंज प्रोड्यूस कैसे होती हैं, तो ये फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन को मेटल से टकराने पर प्रोड्यूस होती हैं। फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन को मेटल से टकराओगे तो एक्सरे प्रोड्यूस होंगी। इनका यूज़ कहाँ होता है, तो डायग्नोस्टिक टूल इन मेडिसिन, मेडिसिन में यूज़ होता है। और ट्रीटमेंट ऑफ सर्टेन कैंसर, तो कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए भी यूज़ होता है। इसके अलावा क्रिस्टल स्ट्रक्चर की स्टडी के लिए भी होता है, क्रिस्टल स्ट्रक्चर की स्टडी में इसका यूज़ होता है। गामा रेज वेवलेंथ रेंज दिया हुआ है, और ये प्रोड्यूस होती है न्यूक्लियर रिएक्शंस में। और इसका यूज़ कहाँ होता है, तो यहाँ पर कैंसर सेल को डिस्ट्रॉय करने के लिए मेडिसिन में इसका यूज़ होता है। ये टॉपिक है अपना कॉन्सेप्ट ऑफ डिस्प्लेसमेंट करंट। अगर हम लोग एम्पियर्स सर्किटल लॉ की बात करें, तो एम्पियर्स सर्किटल लॉ क्या कहता है, एम्पियर्स सर्किटल लॉ क्या कहता है कि जो लाइन इंटीग्रल होगा अराउंड ए क्लोज लूप, लाइन इंटीग्रल अराउंड ए क्लोज लूप इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स टोटल करंट पासिंग थ्रू द लूप। तो ये अपना एम्पियर सर्किटल लॉ है। अब मैक्सवेल ने देखा कि इसमें कुछ दिक्कत है राइट साइड में। अब प्रॉब्लम क्या है, तो ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के लिए यहाँ पर एम्पियर सर्किटल लॉ को अप्लाई करते हैं इन दिस थ्री कंडीशंस। इन तीनों कंडीशंस में एम्पियर सर्किटल लॉ को अप्लाई करते हैं, और उनको रिजल्ट क्या मिलता है ये देखते हैं। तो पहले में ये लूप है अपने पास रेडियस आर का, इसके लिए एम्पियर सर्किटल लॉ यहाँ लिखते हैं फॉर फर्स्ट लूप और फॉर फर्स्ट फिगर ये जो एम्पियर सर्किटल लॉ है वो बी डॉट डी एल म्यू नॉट, और करंट पास हो रहा है इसमें आई एज ए फंक्शन ऑफ टी, तो ये आई टी है। तो यहाँ से अपने पास बी और लूप का टोटल लेंथ 2πr इक्वल म्यू नॉट आई, ये अपने को फर्स्ट फिगर के लिए एम्पियर सर्किटल लॉ के अकॉर्डिंग मिल जाता है। सेम सेकंड लूप में जब एम्पियर सर्किटल लॉ को अप्लाई किया जाता है, तो मैक्सवेल को क्या मिलता है कि अगर हम लोग बाउंड्री कुछ इस शेप में बना लें, तो इसके अंदर तो करंट पास ही नहीं हो रहा। इसके अंदर ये जो करंट है वो करंट सिर्फ इस बाउंड्री तक पास हो रहा है, इसके अंदर तो कोई करंट ही पास नहीं हो रहा। मीन्स राइट साइड एम्पियर सर्किटल लॉ का ये ज़ीरो होना चाहिए। और सेकंड फिगर लिख लेंगे यहाँ पे, और सेकंड फिगर बी
इंटू 2πr, लेफ्ट साइड सेम रहेगा क्योंकि अपना सरफेस सेम है, लूप सेम है, लेकिन राइट साइड 0 मिलेगा। सेम थर्ड के लिए देखें तो थर्ड सरफेस, इसके लिए बाउंड्री ये टिफ़िन बॉक्स टाइप का बना दिया, बाउंड्री ये टिफ़िन बॉक्स टाइप का बनाए। इसमें भी देखोगे तो इसके अंदर तो ये वायर कनेक्टेड नहीं है, तो ये करंट तो पास नहीं होगा, मीन्स राइट साइड इसका भी 0 है। तो ये थर्ड फिगर के लिए फॉर थर्ड फिगर b इंटू 2πr ये 0 मिलता है। अब ये तीन फिगर्स पर एम्पियर सर्किटल लॉ को अप्लाई किया गया और ऑब्जर्वेशन अपने पास कि पहले में ये म्यू नॉट आई के इक्वल है, दूसरे में 0 और तीसरे में 0। मतलब मैक्सवेल सर्किटल लॉ के राइट साइड में कुछ दिक्कत है, राइट साइड में कुछ प्रॉब्लम है, उसको मैक्सवेल करेक्ट करते हैं और वो क्या कहते हैं कि ये जो करंट आई है, ये करंट आई कंडक्शन एंड डिस्प्लेसमेंट करंट का सम होगा। ये जो करंट आई है वो कंडक्शन करंट और डिस्प्लेसमेंट करंट का सम होगा। अब कंडक्शन करंट क्या होता है इसकी बात कर लेते हैं। कंडक्शन करंट द करंट अराइजेज या फिर द करंट फ्लो इन कंडक्टर ड्यू टू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस जो भी करंट कंडक्टर के अंदर फ्लो कर रहा है ड्यू टू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस, इस करंट को ही कंडक्शन करंट बोला गया है। तो ये अपने पास कंडक्शन करंट है। अब डिस्प्लेसमेंट करंट क्या है, तो इसके अंदर करंट फ्लो कर रहा होगा ड्यू टू चेंज इन इलेक्ट्रिक फील्ड। ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इसकी चेंज की वजह से कुछ करंट फ्लो कर रहा है और इस करंट को हम लोग डिस्प्लेसमेंट करंट बोलेंगे। तो यहाँ लिख लेंगे डिस्प्लेसमेंट करंट। द करंट अराइजेज ड्यू टू चेंज इन इलेक्ट्रिक फील्ड।
इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फ्लक्स की चेंज की वजह से जो भी करंट अराइज होता है, इस करंट को ही हम लोग डिस्प्लेसमेंट करंट बोलते हैं। अब डिस्प्लेसमेंट करंट को यहाँ पर कैलकुलेट कर लेते हैं। तो ये अपने पास पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बिटवीन अगर हम लोग प्लेट्स का एरिया एज्यूम करें कि प्लेट्स का एरिया ए है अपना, दोनों प्लेट्स का एरिया ए है और दोनों प्लेट्स के बिटवीन डिस्टेंस है डी, इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस सेपरेटेड हैं, यहाँ पर प्लेस्ड हैं पॉजिटिव क्यू एंड माइनस क्यू ऑन ईच प्लेट ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। तो इसके बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बिटवीन द प्लेट्स ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या लिख सकते हैं? तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को लिख सकते हैं सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और सिग्मा चार्ज पर यूनिट एरिया होता है, तो क्यू अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। ये अपने पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बिटवीन द प्लेट्स ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर मिल रहा है। तो अपने को इलेक्ट्रिक फील्ड मिला है क्यू अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट। अब अगर हम लोग इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिखें तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है अपना ई डॉट ए, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्यू अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट इंटू ए से ए कैंसिल कर लेंगे, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब यहाँ से क्यू की वैल्यू निकाल लेते हैं, तो ये एप्सिलॉन नॉट टाइम्स इलेक्ट्रिक फ्लक्स। करंट निकालना है तो करंट अपने पास डिफाइंड होता है डी क्यू बाई डी टी से। क्यू की वैल्यू पुट करते हैं तो डी बाई डी टी एप्सिलॉन नॉट फाई ई, करंट अपने पास ये डिस्प्लेसमेंट करंट है एप्सिलॉन नॉट डी फाई बाई डी टी। ये अपने पास डिस्प्लेसमेंट करंट मिल गया, ये अपने पास डिस्प्लेसमेंट करंट मिल गया। ये जो डिस्प्लेसमेंट करंट होता है वो कंडक्शन करंट के इक्वल होता है हमेशा, तो ये पॉइंट याद रख सकते हो और प्रूफ कर सकते हो। फाई क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट पुट करके सेम प्रूफ करना है अपने को। तो यहाँ लिख लेंगे कि डिस्प्लेसमेंट करंट इज इक्वल टू कंडक्शन करंट। अब मैक्सवेल ने करेक्शन क्या किया था, तो जो एम्पियर सर्किटल लॉ है जिसके राइट साइड में प्रॉब्लम थी, लेफ्ट साइड तो सेम बी डॉट डी एल, जो राइट साइड है वो म्यू नॉट और यहाँ पर टोटल करंट लिख दिया उन्होंने, टोटल करंट, कंडक्शन करंट एंड डिस्प्लेसमेंट करंट का सम। तो ये म्यू नॉट कंडक्शन करंट आई सी प्लस डिस्प्लेसमेंट करंट आई डी है। अब यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट करंट की वैल्यू पुट करें तो ये लाइन इंटीग्रल बी डॉट डी एल इक्वल म्यू नॉट आई सी प्लस एप्सिलॉन नॉट डी फाई ई बाई डी टी मिलता है। ये अपने पास म्यू नॉट आई सी प्लस म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट डी फाई ई बाई डी टी। इस इक्वेशन को हम लोग मॉडिफाइड एम्पियर सर्किटल लॉ बोलेंगे या फिर मैक्सवेल्स एम्पियर सर्किटल लॉ बोला जाता है। तो ये अपने पास
कंडक्शन करंट। अब अगर हम लोग इस टोटल करंट की कॉन्सेप्ट को यहाँ पर अप्लाई करें तीनों फिगर के लिए, तो फिगर 1 में देखोगे, इन फिगर 1 डिस्प्लेसमेंट करंट कुछ नहीं है, डिस्प्लेसमेंट करंट जीरो है। अगर डिस्प्लेसमेंट करंट जीरो है तो कंडक्शन करंट, डिस्प्लेसमेंट करंट जीरो है तो टोटल करंट किसके इक्वल हो जाएगा? कंडक्शन करंट के। टोटल करंट अपने को कंडक्शन करंट के इक्वल मिल रहा है। सेम फिगर 2 में देखोगे, इन फिगर 2, तो फिगर 2 में जो हमने ये बाउंड्री बनाया हुआ था उसमें कंडक्शन करंट नहीं है, तो कंडक्शन करंट जीरो मीन्स टोटल करंट जो है वो डिस्प्लेसमेंट करंट के इक्वल मिल रहा है। टोटल करंट डिस्प्लेसमेंट करंट के इक्वल मिल रहा है। और फिगर 3 में भी सेम है अपना। इन फिगर 3 जो टिफिन बॉक्स टाइप बाउंड्री था, कंडक्शन करंट तो ज़ीरो है, तो टोटल करंट अपने पास डिस्प्लेसमेंट करंट के इक्वल मिल रहा है। तो दोनों करंट का सम हमेशा कांस्टेंट रहेगा। तो इस शीट को याद रखना है, और इसमें याद क्या रखना है, तो मोस्टली इसमें याद ये टर्म रखने हैं कि रेडियो वेव का वेवलेंथ ग्रेटर दैन 0.1 मीटर होता है। रेडियो वेव का वेवलेंथ 0.1 से ज़्यादा होता है। माइक्रोवेव का वेवलेंथ 0.1 मीटर से 1 mm, इंफ्रारेड 1 mm से 700 नैनोमीटर, लाइट का 700 नैनोमीटर से 400 नैनोमीटर, अल्ट्रावायलेट 400 नैनोमीटर से 1 नैनोमीटर, एक्सरे का 1 नैनोमीटर से 10⁻³ नैनोमीटर, एंड गामा रेज लेस देन 10⁻³ नैनोमीटर। तो इसी रेंज में याद रखो, इसी रेंज में याद रखोगे। फिर यहाँ प्रोडक्शन गिवन है, हर एक का प्रोडक्शन याद कर सकते हो।